टैक्स बचाने के लिहाज से म्यूचुअल फंड्स के ईएलएसएस में निवेश कितना सही है और इसमें कब से निवेश शुरू कर देना चाहिए, इस बारे में और पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर विस्तार से चर्चा करने के लिए चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास। और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं एप्सिलॉन मनी मार्ट के को फाउंडर और सीईओ अभिषेक देव जी। अभिषेक सर, आपका मनी 9 पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए। धन्यवाद संदीप जी, और मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का अभिनंदन। थैंक यू सर। सर, वैसे तो अभी मौजूदा वित्त वर्ष यानी FY23 में करीब 5 महीने बाकी हैं। ऐसे में क्या अभी से किसी को टैक्स सेविंग के एंगल से ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए या अभी और रुकना चाहिए? अक्सर ये देखा जाता है कि लोग साल के अंत में हड़बड़ी में कुछ साधनों में निवेश करते हैं। आप क्या सलाह देंगे सर? संदीप जी, आपने बहुत सही बोला। लोग साल के अंत तक रुकते हैं, फिर हड़बड़ी में इन्वेस्ट करते हैं। उस चक्कर में उनका कैश फ्लो इम्पैक्ट हो जाता है, हर जगह से पैसे निकाल के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो टैक्स सेविंग की जो इन्वेस्टमेंट है वो तो साल के शुरू से ही शुरू कर देनी चाहिए। उससे क्या होता है, एक तो आपको जितना लंबा इन्वेस्ट करेंगे आपका लाभ होने की आशा उतनी ज्यादा होती है। दूसरा, रेगुलर इन्वेस्टमेंट अगर SIP के थ्रू करें तो आपका एवरेज कॉस्ट हो जाता है, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाती है। अगर मार्केट बीच में नीचे जाता है तो आपको ज्यादा यूनिट मिल जाता है और आपको कंपाउंडिंग का ही मौका मिलता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है ईएलएसएस। हर यूनिट 3 साल के लिए लॉक इन होती है। टैक्स बेनिफिट और लॉक इन की वजह से मिलता है। तो आपके लिए यही अच्छा है कि जितनी जल्दी हो सके शुरू कर दें। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो अभी शुरू कर दें। इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। आप आज ही शुरू कर दें, अपना SIP कर दें या लमसम कर सकते हैं तो लमसम शुरू कर दें। अभी से मार्च के बीच में आपको फिर भी 5 महीने मिलते हैं करीब, तो आपका 5 इंस्टॉलमेंट हो सकता है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि ईएलएसएस में इन्वेस्ट किए गए जो पैसे होते हैं वो 3 साल के लिए लॉक्ड इन होते हैं। तो अगर आपने ये महीने कुछ इन्वेस्ट किया तो अगले 3 साल वो लॉक्ड इन होगा। अगले महीने जो किया वो अगले महीने से 3 साल के लिए लॉक इन हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सही कहा सर आपने कि वैसे तो टैक्स प्लानिंग के लिहाज से साल की शुरुआत से ही शुरू कर देनी चाहिए अपनी प्लानिंग भी, अपना निवेश भी। लेकिन अभी भी 5 महीने बाकी हैं इस वित्त वर्ष में, तो उस लिहाज से अभी से ही आप निवेश शुरू कर दें। भले ही आप SIP के जरिए करें, भले ही आप लमसम अमाउंट आपके पास है उसके जरिए करिए, लेकिन ध्यान रहे जब आप ईएलएसएस में निवेश करते हैं तो अभिषेक सर हमें एक बहुत ही अच्छी बात ये बता रहे हैं कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका पैसा जो है वो 3 साल के लिए लॉक इन हो जाएगा। तो उस लिहाज से ही अपना जो निवेश है उसको आप प्लान करके चले। सर, ये तो बात हुई टैक्स प्लानिंग की, ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स की। इसके साथ साथ सितंबर महीने में हमने देखा है कि छोटे निवेशकों ने SIP अकाउंट से 6,578 करोड़ रुपए बाहर निकाल लिए हैं, जो कि 11 महीने में सबसे अधिक है। ये फेस्टिव सीजन की वजह से है या इसके पीछे आप कोई और वजह देख रहे हैं? क्या ये ट्रेंड आगे भी जारी रह सकता है और इससे संकेत क्या लेने चाहिए? क्योंकि SIP नॉर्मली हम देखते हैं कि कोई बहुत जल्दी स्टॉप करता नहीं है और 11 महीने की ऊंचाई पर ये जो रिडेम्पशन प्रेशर है वो देखने को मिल रहा है। इससे आप क्या रीड कर रहे हैं और जो छोटे निवेशक हैं जो म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं या निवेश करने वाले हैं, उनको इसे कैसे रीड करना चाहिए? देखिए संदीप जी, 2 बातें हैं। एक है पैसे की जरूरत की वजह से जो पैसे निकाले जाते हैं, तो अगर फेस्टिव सीजन है, खर्चों की जरूरत है, उसके लिए लोग कुछ पैसे निकाल रहे हैं तो समझ सकते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट किसी मुद्दे से किया जाता है, अगर वो पर्पस सामने आ गया हो तो आपको पैसे निकालने चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं। अगर ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये साल रिटर्न्स कम है तो वो दुख की बात है, क्योंकि SIP का पूरा मकसद यही होता है कि आपको लॉन्ग टर्म में एवरेजिंग हो जाए इन्वेस्टमेंट की। जब मार्केट अच्छा नहीं कर रहा हो तब भी आपको उसमें लोअर कॉस्ट पे इन्वेस्टमेंट हो, तो जब आगे चल के मार्केट अच्छा करेगा तो आपके रिटर्न और बढ़ जाएंगे क्योंकि आपने सस्ते में खरीदा। कुछ इसलिए भी हो सकता है क्योंकि हम सबको पता है शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट्स की वजह से भी लोगों का इन्वेस्टमेंट इम्पैक्ट होता है। ये कहने के बाद साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि आजकल SIP का जो इनफ्लो है मंथली 12,000 करोड़ से ऊपर चला गया है। वो छोटे निवेशकों की मैच्योरिटी को दिखाता है। अब पहले वाली बात नहीं है जहां इन्वेस्टर 1-2 महीने के मार्केट परफॉर्मेंस पे डर जाते थे या उत्साहित हो जाते थे और उसके बेसिस पे इन्वेस्ट करते थे। अभी रिटेल इन्वेस्टर्स में काफी मैच्योरिटी आई है, काफी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखते हैं, छोटे मोटे उतार चढ़ाव से घबराते नहीं है। और आई थिंक वो एक बात है जो मार्केट में भी दिख रही है, क्योंकि अगर आप ग्लोबल मार्केट्स को देखें तो डेवलप मार्केट पर्टिकुलरली काफी करेक्शन आया इस साल। मार्केट्स नीचे गए हैं काफी, इन्फ्लेशन की वजह से, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, बिकॉज ऑफ मेनी इश्यूज। लेकिन हिंदुस्तान के मार्केट काफी स्टेबल है कंपैरेटिवली, स्पेशली लार्ज कैप काफी स्टेबल है। तो उसमें रिटेल इन्वेस्टर के बिहेवियर का एक बड़ा योगदान है। तो
थोड़े बहुत उतार चढ़ाव फ्लोज में होते रहते हैं। अब मुझे नहीं लगता उसकी वजह से हमको कुछ ज्यादा चिंता करनी चाहिए। हम जो मार्केट में देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, काफी लोगों से बात होती है, तो मुझे तो काफी मैच्योरिटी दिखती है रिटेल इन्वेस्टर में। मुझे कोई इन्वेस्टर घबराते हुए तो नजर नहीं आते। तो आई वुडंट वरी टू मच अबाउट दिस। ठीक है, तो रिटेल निवेशकों में किसी भी तरह के घबराहट के कोई भी संकेत नहीं है, जिस तरह से हमें अभिषेक सर बता रहे हैं। और ये जो रिडेम्पशन की बात हो रही है, जो एसआईपी से पैसा निकाला जा भी रहा है, उससे कोई ऐसा चिंता करने वाली बात नहीं है। अभिषेक सर हमें यही कह रहे हैं कि इनफैक्ट जब भी बाजार गिरे, अगर रिटर्न्स कम होते भी हैं तो उसे बाजार से पैसा निकालने के तौर पे नहीं देखना चाहिए, या म्यूचुअल फंड से पैसा निकालने के तौर पे नहीं देखना चाहिए, बल्कि और आपको पैसा निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होती है। और हर महीने एसआईपी के जरिए करीब 12,000 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश मार्केट में आ रहा है। तो वो अपने आप में देखा जाए, एक तो जो रिटेल निवेशक हैं, जो छोटे निवेशक हैं, उनकी मेच्योरिटी का सिग्नल है, और कहीं ना कहीं भारतीय बाजारों की स्टेबिलिटी का भी कहीं ना कहीं अंदाजा बताता है। जो पहले हम देखते थे कि मार्केट जब भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता था तो काफ़ी ज़्यादा उससे जो डिसीजंस थे वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट होते हुए दिखते थे। अब ऐसा नहीं हो रहा है। रिटेल निवेशकों की जो भागीदारी है वो बड़ी है, साथ ही साथ उनमें मैच्योरिटी भी आई है, तो वो काफ़ी अच्छा एक संकेत है जहाँ तक भारतीय बाजारों की बात है। लेकिन सर, बाजार में उतार चढ़ाव के मौजूदा माहौल को देखते हुए आप किस तरह के इक्विटी फंड्स में निवेश की सलाह देंगे, अगर कोई डायरेक्ट निवेश करना चाहता है तो? देखिए संदीप जी, 1979 से अभी तक करीब 43 साल हो गए हैं बाजार को। कोई ऐसा साल नहीं हुआ जब उतार चढ़ाव नहीं हुआ। कुछ सालों में ज्यादा होता है, कुछ सालों में कम होता है। तो अगर आप सिर्फ बीएसई सेंसेक्स को देख लें तो ये 43 साल में बीएसई सेंसेक्स 100 से 58,000 चला गया, 58,000 चला गया, 580 गुना रिटर्न आया। तो आप और लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो लॉजिकली जो स्मॉल कैप होते हैं, मिड कैप होते हैं, उसमें ज्यादा रिटर्न आता है ओवरऑल। क्योंकि जब छोटी कंपनी बड़ी होती है तो उसमें मल्टी बैगर मल्टीप्लीकेशन के चांस ज्यादा होते हैं। जो ज्यादा बड़ी कंपनी होती है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, फ्लक्चुएशन कम होता है, बट रिटर्न भी उसके हिसाब से ही आता है। तो एक नॉर्मल पोर्टफोलियो जो होता है उसमें तीनों में एलोकेशन होना चाहिए। अगर रिस्क एपेटाइट आपका कम है, आप ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखना चाहते, तो आप ज्यादा लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करें। अगर आपने थोड़ा रिस्क एपेटाइट है, थोड़ा आप लंबा समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, उतार चढ़ाव को मैनेज कर सकते हैं, तो मिड कैप और स्मॉल कैप में भी थोड़ा एलोकेशन करें। तो मेरे हिसाब से एक 5 साल से 10 साल का अगर पोर्टफोलियो हो तो मैं पर्सनली 60-65% लार्ज कैप में रखूंगा, करीब 20% 25% मिड कैप में, और बाकी 15% स्मॉल कैप में रखूंगा। और इस हर एसेट क्लास के लिए म्यूचुअल फंड्स मौजूद हैं, अच्छे फंड्स मौजूद हैं, आप उसके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरी तरह से जो आपके निवेश की रणनीति है वो आपके रिस्क एपेटाइट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप थोड़ा लंबा रुक सकते हैं और थोड़ा सा जोखिम ले सकते हैं, ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं, तो आप मिड कैप स्मॉल कैप में निवेश कर सकते हैं। अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए, ज़्यादा रिस्क आप नहीं ले सकते हैं, तो लार्ज कैप जो कि ज़्यादा स्टेबल रहते हैं, आप वहाँ पे निवेश कर सकते हैं। और आपको एक प्रोपोर्शन यानी कि रेशो भी बताया गया है कि अगर आप बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो किस प्रोपोर्शन में आप लार्ज कैप, मिड कैप्स और स्मॉल कैप में पैसा लगा सकते हैं। और आपके पास म्यूचुअल फंड्स का विकल्प तो मौजूद ही है। एक्सपर्ट की सलाह से आप अच्छे लंबे समय के लिए अच्छे रिटर्न के लिए भी निवेश करके चल सकते हैं। अच्छा सर, ये तो बात हुई भारत की। ग्लोबल लेवल पर कई तरह की समस्याएं चल रही हैं, रुपया काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। ऐसे माहौल में निवेशकों के लिए किसी इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड या इंटरनेशनल शेयरों में निवेश करने वाले फंड ऑफ फंड्स में निवेश करना सही होगा? क्योंकि हाल फिलहाल ही हमने देखा है कि मेटा के रिजल्ट्स आए थे, शेयर 25% गिर गया था। अमेजॉन के रिजल्ट्स के बाद शेयर में 13% की गिरावट आई। एप्पल के रिकॉर्ड लेवल्स पे रिजल्ट आए थे, उसके बावजूद भी शेयर में 3% के आसपास की गिरावट आई है। तो हम सीधे तो निवेश नहीं कर सकते हैं ऐसे जो ग्लोबल अच्छे शेयर हैं उनमें, लेकिन अगर ऐसी कोई गिरावट आती है तो क्या जो इंटरनेशनल शेयरों में निवेश करने वाले फंड ऑफ फंड्स या तो फिर कोई विदेशी जो इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनमें निवेश करने की आप राय देंगे? अगर हाँ, तो फिर कितना हिस्सा आपके पोर्टफोलियो का इन इंटरनेशनल फंड्स में होना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने संदीप जी। और मेरा एक पर्सनल अनुभव रहा है इसमें, क्योंकि 5 साल मैंने सिंगापुर में काम किया है एसेट मैनेजमेंट कंपनी में। मैं पूरा साउथ ईस्ट एशिया कवर कर रहा था। ओके। और मैंने देखा कि वो सारे मार्केट जो काफी छोटे मार्केट हैं इंडिया के मुताबिक, उसमें भी एवरेज इन्वेस्टर का जो इन्वेस्टमेंट होता है कम से कम 20% अपने होम कंट्री के बाहर होता है। ओके। और उसका कारण क्या है कि जो डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है, वो डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट सिर्फ होम कंट्री के लिए नहीं होता है, प्रॉपर पोर्टफोलियो के लेवल पर डाइवर्सिफिकेशन देखना चाहिए। तो आपके पास इन्फोसिस और विप्रो में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और आपके पास अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट में भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। वो भी अच्छी कंपनीज हैं,
ग्लोबल प्रेजेंस है उनका, इंडिया में भी बिजनेस कर रही है, ऐसा नहीं कि हमारे लिए वो कंपनी एलियन है, राइट। तो अब इनमें आप कैसे इन्वेस्ट करें वो एक बड़ा सवाल है। तो एक जो एसेट एलोकेशन होता है, आपका जो भी एडवाइजर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, वो आपका एसेट एलोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। तो आपके एसेट एलोकेशन में कुछ एलोकेशन जैसे आपका यूएस इक्विटी में हो, या फिर एक यूरोप इक्विटी में हो, एशिया इक्विटी में हो, तो उस एलोकेशन को आप कैसे उसमें इन्वेस्ट करें, इसके लिए इंडिया के म्यूचुअल फंड्स ने काफी फीडर फंड लॉन्च किए जो ग्लोबल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का यूएस अपॉर्चुनिटीज फंड। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एक ग्लोबल म्यूचुअल फंड है, यूएस बेस्ड म्यूचुअल फंड है, उनको यूएस मार्केट अच्छा समझ में आता है। तो उनका एक यूएस अपॉर्चुनिटीज फंड है जो कि एक ग्लोबल फंड है जो यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करता है। उसमें इंडियन फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ने फीडर लॉन्च किया, आप उसके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक जेपी मॉर्गन का यूएस इक्विटी फंड है जिसमें मेरे ख्याल से एडलवाइस ने एक फीडर लॉन्च किया है। एक एचएसबीसी के फंड्स हैं, एचएसबीसी के खुद के फंड हैं ग्लोबली, उनमें इंडियन एचएसबीसी म्यूचुअल फंड के फीडर्स हैं। इमर्जिंग मार्केट फंड है एचएसबीसी का फॉर एग्जांपल। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत आसानी के साथ आप ग्लोबल शेयरों में इंडियन म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये म्यूचुअल फंड जो या तो डायरेक्टली जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप इक्विटी फंड वो डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं यूएस टेक्नोलॉजी शेयर्स में और बाकी शेयर्स में, और लोकल शेयर्स में भी करते हैं। तो आप वैसे फंड्स के थ्रू भी कर सकते हो, फीडर फंड के थ्रू भी कर सकते हो। एक दूसरा रास्ता ये है कि आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि आरबीआई ने जो लिबरलाइज्ड स्कीम है उसके तहत डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी अलाउ किया है। तो आप डायरेक्टली भी अपना अकाउंट बाहर खोल के उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो दो रास्ते हैं जिसके ज़रिए आप ग्लोबल शेयरों में निवेश कर सकते हैं। और सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें अभिषेक सर ने बताई वो ये है कि जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, जब आप निवेश करते हैं, तो आपके पोर्टफोलियो का 80% आपने डोमेस्टिकली यानी कि घरेलू फ्रंट पे आपने निवेश किया, 20% आपके पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से ग्लोबल शेयरों में होना ही चाहिए। किसी भी कंट्री में हम देखते हैं कि अमूमन 20% के आसपास कोई भी जो निवेशक है अपने टोटल फंड्स का वो विदेशी शेयरों में, ग्लोबल शेयरों में निवेश करता है। उससे डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाता है और काफ़ी अच्छा माना जाता है आपके पोर्टफोलियो के लिहाज से। और दो तरीके आपको बताए गए हैं जिसके जरिए आप ग्लोबल शेयरों में निवेश कर सकते हैं। एक तो फीडर फंड्स हैं और दूसरा आप चाहें तो आरबीआई आपको डायरेक्ट विंडो भी देता है जिसके जरिए आप डायरेक्टली जो ग्लोबल शेयर्स हैं उनको खरीद सकते हैं। मैं इनफैक्ट सर आपसे कुछ फंड्स के नाम पूछने वाला भी था, आपने अपने आप ही इस सवाल में इसका आंसर कर दिया है। तो मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूं। सर, ऐसी खबरें आ रही हैं कि दिसंबर में भारत बॉन्ड ईटीएफ की जो एक नई खेप है वो जारी की जा सकती है। आपके हिसाब से इस फंड में निवेश करना कितना सही है? इसमें किस तरह के निवेशकों को पैसा लगाना चाहिए? थोड़ा डिटेल में बताइए सर प्लीज। देखिए, भारत बॉन्ड ईटीएफ जो है ये बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है, काफी सेफ एंड सिक्योर है, गवर्नमेंट की बैकिंग है इसको। इसमें हाई क्वालिटी ट्रिपल रेटेड पीएसयूज के बॉन्ड्स में पैसा लगता है। अभी इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हैं, तो जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे होते हैं तो जो बाकी डेट फंड होते हैं जो लंबी ड्यूरेशन के होते हैं उसका एनएवी कुछ समय के लिए नीचे आ जाता है, उसमें लॉस होने के चांसेस टेम्परेरी है, लेकिन वो होता है। ये जो भारत बॉन्ड जैसे फंड है या फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स है, वो एक समय अवधि के लिए आपके इन्वेस्टमेंट को लॉक कर देते हैं। उसमें आपको बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट का, अगर आप मैच्योरिटी तक होल्ड करें तो आपको बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट की वजह से नुकसान नहीं होगा। जो भी यील्ड मिल रहा होता है इन्वेस्टमेंट के समय, एक बहुत अच्छा चांस है कि वो यील्ड आपको मैच्योरिटी तक मिल जाएगा। तो डेट इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे हिसाब से भारत बॉन्ड ईटीएफ एक बहुत अच्छा उपाय है। ठीक है, तो अगर आप डेट फंड्स में निवेश करना चाहते हैं तो उस लिहाज से भारत बॉन्ड ईटीएफ, जिसका एक नई खेप बहुत जल्द आने वाली है, वो हमें अभिषेक सर बता रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सुरक्षित निवेश का एक तरीका हो सकता है। चलिए, ये तो थी हमारी म्यूचुअल फंड्स पर और ख़ास तौर पर टैक्स सेविंग के लिहाज से ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स के बारे में हमारी खास चर्चा।